हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अध्याय 8 रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन लेकर के आया हूँ। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना बड़ा है तो सामना तो करना पड़ेगा ना। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अध्याय 8 जो है रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके बुक में दिया है, हमने परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय पढ़ा कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है ना। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, है ना। जो परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है ना। मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमारे पास 118 तत्व हैं। तो हमको तो 118 तत्वों का अभी अध्ययन नहीं करना है। तो ये 8 तत्व शुरू के, इनमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ यही है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी परमाणुओं में निश्चित होती है। साथ ही प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्यवस्था भी क्या होती है? निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्यवस्था भी यहाँ पर देखिए निश्चित है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर तथा आवेश विपरीत होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु है ना, परमाणु ये हो गया परमाणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 1 होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 2 होगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 3 होगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 4 होगा। और बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 5 होगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 6 होगा। और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 7 होगा। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 8 होगा। कहने का मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है ना। तो इसी कारण प्रत्येक परमाणु क्या होता है? हो जाता है उदासीन हो जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, दोनों बराबर में है। तो उसमें वो धनात्मक और ऋणात्मक हम लोग उसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखिए, यह देखा गया कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं तो कुछ तत्व अक्रिय। देखो कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं, कुछ तत्व अक्रिय। जैसे कि ये है हमारा ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है 8। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 6। और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किसी से क्रिया करेगा और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। इसीलिए वो क्या करता है? H2 से क्रिया करके H2O बनाता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 हाइड्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है? ऑक्सीजन क्रियाशील। और कई तत्व ऐसे होते हैं जो अक्रियाशील होते हैं, मतलब जो किसी से लेना देना नहीं, किसी से कोई क्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है। और वो जो होता है हमारे आवर्त सारणी में आखिरी में पाया जाता है। जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है। अब देखिए जैसे नियॉन है, नियॉन का 10 होता है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। तो इसका क्या होगा? विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य 2, 8। तो इनके अष्टक पूर्ण है, तो इसको किसी से क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। जैसे ऑर्गन है तो इसका क्या होता है? 18। तो 2, 8, 8 इसका भी अष्टक पूर्ण है, तो इसको किसी से क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, रेडॉन है ना, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस।
अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व, क्योंकि ये किसी भी के साथ क्रिया नहीं करते, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है और आपके बुक में, तो ये है, इसे समझने के लिए यदि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यह रोचक बात समझ आती है कि तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु के अंतिम बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। देखो गुण कैसे पता चला कि कौन क्रियाशील है कौन अक्रिय। अंतिम कोश में देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूर्ण है, क्रियाशील नहीं है, हम लोग को पता चल गया। और ऑक्सीजन में देखें 2 6, अंत में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये क्रियाशील है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, और यहाँ पर नियॉन और आर्गन दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, लेकिन ना हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सामान्यतः वो क्या करता है, यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से, मैं बताया ना ये जो है वो पूर्ण रूप से अष्टक इसका पूर्ण होता है, किसी से क्रिया करने की इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ता, है ना। सामान्यतः यौगिक नहीं बनाते, एक परमाणुविक गैसों के रूप में पाए जाते हैं। ये तत्व है, मैं बता चुका हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये कहलाता है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसें हैं ये, है ना। या अक्रिय गैस भी इसी को बोलते हैं, अंतिम वर्ग में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। तो नया टॉपिक है हमारा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए आयनिक बंध में क्या है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अपने ही परमाणु या दूसरे परमाणु से संयोग करते हैं तथा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या होता है, किसी भी यौगिक का निर्माण कब होता है, जब 2 ऐसे तत्व जिनको अपना अष्टक पूर्ण करना रहता है आपस में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, है ना। तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या हो जाएगा 2 8 1, और क्लोरीन का करेंगे तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो अंतिम कक्ष में 8 हो जाएगा, मतलब अष्टक पूर्ण हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना। तो ये Na+ बनाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होता है हमेशा धनात्मक आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है माइनस। तो दोनों आयन मिल करके क्या बना लेते हैं, NaCl। अब दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया NaCl में, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के 2 8 हो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 8 8 हो गया, 7 था वो, है ना। दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया, इस प्रकार NaCl बन गया, है ना। तो ये आयनिक बंध इन दोनों के मध्य कार्य कर रहा है। आइए इसे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड में, तो यही है इसके, इनके बाह्यतम का यही पूछा गया है। इसमें आगे देखिए यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बारे में ही व्यापक रूप से बताया गया है। देखो वैसे ही CaO बनता है, उसके बारे में बताया गया, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO, है ना। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी तत्व का गुण जो होता है वो उसके किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान से ही हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर है 20 जो होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, और ऑक्सीजन का जानते हो 8 ही होता है।
तो ये कैल्शियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 20 है तो 2 8 8 2 हो गया ना, टोटल 20, और ये 2 6 हो गया, टोटल 8। तो यहाँ पर देखो इसका अष्टक पूर्ण कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन क्या कर देगा, त्याग देगा, लास्ट में 8 आ जाएगा। इसको 6 है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये अपना 2 दे देता है और ये 2 ले लेता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये 2 उसको दे करके फिर ये दोनों मिल करके क्या बना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो उस समय क्या हो जाता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कैल्शियम 2+, तो 2 8 8 अष्टक इसका भी पूर्ण। और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2- है ना, 2 8, तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हम लोग का यौगिक बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सारे उदाहरण और दिए गए हैं, जैसे कि N2O दिया गया है, N2O। तो N2O कैसे बनेगा, देखिए N2O जो है, ये जो देखो नाइट सोडियम क्या करता है कि एक सोडियम जो है क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर 2 सोडियम ले लें तो 2 सोडियम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ना। दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों Na2O नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से था आयनिक बंध का निर्माण किस प्रकार होता है, आपको पता चल ही गया होगा। अष्टक पूर्ण नहीं होता तो कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, धनात्मक आयन बनाता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है। दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आयन मिल करके एक यौगिक उदासीन यौगिक का निर्माण करते हैं। और इन दोनों के बंध, दोनों में कुछ तो होगा ना जो इनको बांध के रखता है, तो इसको जो बांधे रखता है वो बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, क्योंकि ये आयनों धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के बीच बंध बन रहा है ना, तो ये कहलाता है हमारा आयनिक बंध। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है संयोजकता। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हो इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता मतलब वैलेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं संयोजकता में क्या लिखा है। हमने कुछ उदाहरणों द्वारा देखा कि विभिन्न तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण, इसके पहले मैंने उसको बताया। अतः संयोजकता को हम इस प्रकार समझेंगे। संयोजकता में क्या है, सोडियम के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता था जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु त्याग दिया जाता था। मतलब सोडियम क्या करता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अंतिम कोश का, है ना, धनात्मक आयन बना लेता है। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता सोडियम का संयोजकता कितना होगा, 1, है ना। 1 दे करके ये अपना अष्टक पूर्ण करता है ना। कैल्शियम अपने संयोजी कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अभी कैल्शियम का देख रहे थे, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 2, मतलब ये अपना अंतिम कक्ष का 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको त्याग देता है। मतलब इसका संयोजकता क्या है, त्याग करके Ca2+ बनाता है ना, 2 8 8 हो जाता है, 2 दिया तो प्लस, वैसे ये Na+ बना लेता है। तो इसका 2 8 8 अष्टक पूर्ण, 2 8 अष्टक पूर्ण, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है ना। तो मतलब इसमें इसकी संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता कैल्शियम का, तो कैल्शियम का संयोजकता यहाँ पर हो जाता है क्या, 2। तो इसको ये है संयोजकता। क्लोरीन अपने संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन लेता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन जो है हुआ, क्लोरीन का दिखा है, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है, 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 7 होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मतलब Cl- बना करके 2 8 8 अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता, क्लोरीन का भी संयोजकता क्या हो गया, क्लोरीन का भी संयोजकता हमारा यहाँ पर क्या है, 1 है ना। तो ये इस प्रकार संयोजकता।
संयोजकता हमें यह बताती है कि किसी तत्व का परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या कितने त्यागेगा। जैसे इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन ये दिया तो इसका संयोजकता 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया तो संयोजकता 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कैल्शियम का, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका संयोजकता 1 हो गया। तो संयोजकता क्या बताता है कि वो जो परमाणु है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वो उसका संयोजकता कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्वों के परमाणु संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। मैं बता ही दिया हूँ उसको। हम धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचानते हैं ना, धातु और अधातु को भौतिक गुण के आधार पर पहचानते हैं ना। कैसे धातु और अधातु को भौतिक गुण के आधार पर पहचानते हैं? बहुत सारा धातु और अधातु में अंतर होता है। धातु जो है वो क्या होता है, कठोर होता है, और अधातु कठोर नहीं होता। अब धातु में पारा को छोड़ दो, पारा एक ऐसा धातु जो द्रव होता है ना, अपवाद है वो। धातु आघातवर्धनीय होता है और ये आघातवर्धनीय अधातु नहीं होता है ना। अधातु तो बल्कि भंगुर होता है ना, उसको पीट दें तो वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, वैसा धातु में नहीं होता है ना। और धातु में क्या होता है, तन्यता, मतलब धातु से हम लोग तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु से तार बना सकते हैं क्या? अधातु से तार नहीं बनाते, तो तन्यता की प्रकृति नहीं होती। तो ये सब भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग धातु और अधातु में हम लोग क्या करते हैं, अंतर करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आयनिक बंध के निर्माण के आधार पर बात करें तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, चाहे कैल्शियम हो चाहे ये सोडियम हो, ये क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो होता है धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है अधातु। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु कहलाता है ना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है पोटेशियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने हैं? 19 और 17। 17 तो ये क्लोरीन का पता ही है, पोटेशियम का दे दिया है 19, है ना। 19 तथा 17 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो इनके क्लोरीन का कर चुके हैं 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2881 हो गया ना, टोटल 19 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? तो संभावनाएं ये हो सकती है कि ये इस ऐसी किसी चीज़ से क्रिया करेगा, किसी परमाणु से जो कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्लोरीन से ही कर सकता है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, KCl बना सकता है ना। अब इसके बाद देखिए पोटेशियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंध को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अच्छा देखो, पोटेशियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंध को, है ना, पोटेशियम क्लोराइड में अगर हम लोग बनाए तो सबसे पहले, अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड के आयनिक बंध को हम लोग को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो पोटेशियम ये हो गया K, है ना। अब ये इसका क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, इसमें क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 4 5 6 और ये 7, और दोनों मिलकर क्या बना लिया, ये KCl, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। क्लोरीन के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कक्ष में, है ना। और अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसको पढ़ चुके हैं। संयोजकता हमें, अच्छा ये मैं थोड़ा गलत पढ़ रहा था। लिथियम की परमाणु संख्या कितना है? 3, और फ्लोरीन का 9 है। इनके बीच बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो। लिथियम का 3 होता है, 3 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 1, और फ्लोरीन का क्या होता है 9, तो 9 का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 7, मतलब इसको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Li, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और F के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं LiF, है ना। तो यही है यहाँ पर। ऑक्सीजन एवं पोटेशियम की संयोजकता कितनी है बोल रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन में हम लोग देखें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए चाहिए। तो ऑक्सीजन का संयोजकता हो गया हमारा 2, है ना। और पोटेशियम की संयोजकता पूछ रहे हैं, पोटेशियम का हम लोग यहीं पर निकाले थे 2 8 8 1, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसका संयोजकता क्या हो गया 1, है ना।
एक तत्व के m कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, उसकी संयोजकता 1 है, तो उससे बनने वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो उससे बनने वाला देखो 7 है अंतिम कक्ष में, मतलब उसको 8 करना है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो क्या पूछ रहा है उसका बनने वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 होगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा KLMN मतलब तीसरे कक्ष में, तो KLM 288 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब आगे देखो, आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे त्याग कर Al3 आयन बनाता है। क्या आप ऐसे तत्व का नाम बता सकते हैं जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, तो कार्बन के में होता है ना, कार्बन 6 हो गया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4 है, तो अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा कौन सा तत्व है? ये है हमारा कार्बन, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संयोजकता बंध, ठीक। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, सहसंयोजक बंध। अभी आयनिक बंध देख रहे थे, अब देखेंगे सहसंयोजक बंध, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये है सहसंयोजक बंध। अब देखते हैं आगे, सहसंयोजक बंध में लिखा है अब हम कार्बन तत्व पर विचार करते हैं। तो कार्बन पर विचार करते हैं जिसकी कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 2 4, है ना। यदि कार्बन को बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम परमाणु 2 का विन्यास करना पड़े तो KCl4 आयन बनेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नियॉन परमाणु के समान विन्यास प्राप्त करेगा, है ना। उपयुक्त दोनों स्थितियों में अस्थायी आयन की प्राप्ति होगी, अतः दोनों ही स्थितियाँ संभव नहीं है। इस स्थिति में कार्बन बंध का निर्माण कैसे करेगा? तो देखो हम लोग पढ़ते हैं। अब एक विकल्प यह हो सकता है कि वह दूसरे तत्व के से क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, ना। साझे का तात्पर्य क्या है? देखो साझे का मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे CCl4 बना सकता है, देखो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या इसको क्या चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए कहीं भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या देना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन देना मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, या ग्रहण करना भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, तो ये तो संभव नहीं है। पर यह हो सकता है कि 4 किसी ऐसे तत्व के साथ ये बंध बना ले जिसका क्या कर सके, दोनों साझा कर सके। साझे मतलब समझते हो ना, साझेदारी हम लोग करते हैं कि नहीं, बिजनेस में साझेदारी होता है, वैसे ही टाइप का इसमें भी साझेदारी होता है। जैसे क्लोरीन हम लोग ले लिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, इसका अष्टक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7। अब इसको चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन कर देंगे, 4 और 4 क्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। और यहाँ पर हम लोग जैसे बना दिए कार्बन, तो कार्बन के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4। अब क्लोरीन ले लेते हैं 4, है ना, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन है। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से क्या बना देता है? CCl4, है ना। देखो यहाँ पर ये साझा कर लेता है, यहाँ पर ये साझा हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच साझा हो गया और इन दोनों के बीच साझा। साझा मतलब ऐसा होता है कि दोनों का अष्टक एक साथ पूर्ण हो गया। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना हो गया? क्लोरीन में टोटल हम लोग गिनेंगे तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूर्ण हो गया क्लोरीन का। ये वाले क्लोरीन का भी हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण। इसको भी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण। इसको भी अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण। कार्बन का गिन लेते हैं
तो कार्बन का गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण, मतलब सभी का अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन कैसे हुआ? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा, साझेदारी करके, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के भी हैं, क्लोरीन के भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, तो ये जो बंध बना है, ये जो बंध बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चारों जो बंध बना उसको सह संयोजक बंध, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यही क्या है? सह संयोजक बंध, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इसका निर्माण होता है। ऐसे ही अगर हम लोग और उदाहरण देखना चाहें तो CH4 का होता है, इसका आप लोग बना सकते हो, CH4 हो गया, है ना। CO2 का होता है, CO2, लेकिन इसमें CO2 में क्या होता है? डबल बॉन्ड बनता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं CO2 के लिए, ये कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो एक ऐसा ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम, ऑक्सीजन का देख रहे थे ना, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, मतलब ऑक्सीजन के में क्या होता है? 6 होता है अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये सहसंयोजक बंध बना देगा, मतलब साझा करेगा। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण। कार्बन का देखते हैं तो कार्बन का ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन का अष्टक पूर्ण 7 8 है ना। और यहाँ ऑक्सीजन को देखते हैं लास्ट वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण। तो ये मिल करके क्या बना दिया? CO2, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ये डबल बॉन्ड है ना। तो ये क्या है? सहसंयोजक बंध के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, है ना। तो क्या होता है? जब दो परमाणु आपस में मिल करके इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, तो जो बंध का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सहसंयोजक बंध। तो ये है सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर पूछा गया C2H6 के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए। तो इसमें C2H6 का हम लोग बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। 2 कार्बन लेकर के बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए जिसमें द्विबंध हो, तो द्विबंध का बना ही चुके हैं हम लोग। और प्रश्न है तीसरा, एक क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कर रखा है पहले से। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु का बनना, अच्छा क्लोरीन अणु का बनना मतलब 2 क्लोरीन आपस में साझेदारी बना के Cl2 बनाते हैं। देखो जैसे एक क्लोरीन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्ष में। एक और क्लोरीन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साझा कर लेते हैं। अब दोनों का हो गया 8 8, है ना। दोनों मिलकर बना लिए Cl2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनता है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आयनिक तथा सहसंयोजी बंध। आयनिक तथा सहसंयोजी बंध। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, है ना। और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, 10th में भी आपका काम आएगा अगर 9th क्लास में हो तो। और अगर कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें ये सब है, तो उसमें उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये वीडियो देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक। आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक में तो अभी देखो आयनिक बंध जिसमें बन रहा था ना, वो यौगिक आयनिक यौगिक है, और जिसमें सहसंयोजी बंध बन रहा था वो क्या था? सहसंयोजी यौगिक है ना। तो ये है बस। अब आगे देखो आयनिक यौगिकों के गुण क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आयनिक यौगिकों के गुण। देख जो यौगिक जो मैंने क्या किया, किसमें बनाया? आयनिक बंध के दौरान मैंने जो यौगिक बना के दिखाया था, जैसे NaCl बना था, है ना, वो क्या हो गया? आयनिक यौगिक हो गया। सहसंयोजक यौगिक अभी जैसे CCl4 बनाया, CH4 बनाया या Cl2 बनाया, वो सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। तो मतलब ऐसे यौगिक जिनका आयनिक बंधों द्वारा निर्माण होता है आयनिक यौगिक कहलाता है, और ऐसे यौगिक जिनका सहसंयोजक बंध द्वारा निर्माण होता है सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों के गुण, है ना। तो इसमें क्या है? आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। आयनिक
एंड कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर पहला चीज़ बताया गया कि सामान्यतः आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील, जल में घुलकर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक। दूसरा इसमें गुण बताया गया है, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना। मतलब वो जो गलता है या उबलता है, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक इन दोनों का आयनिक यौगिकों का क्या होता है, उच्च होता है। ये हो गया उसका दूसरा गुण, है ना। अब क्यों उच्च होता है, क्योंकि इन विपरीत आयन आपस में प्रबल विद्युत आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं ना, इसलिए इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ता है, ताप लगाना पड़ता है। प्रबल आकर्षण बल से बंधे बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक एवं क्वथनांक इसका उच्च होता है। तीसरा है, आयनिक यौगिक में जल में घुलते हैं तो पिघली व्यवस्था में आयनित हो जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सीधा बोला जाए तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। मतलब विद्युत के मतलब विद्युत का संचालन करने में सहायक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये हमारा मुख्य 3 गुण जो है होता है आयनिक यौगिकों के गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिक बनाए थे ना अभी, उसके गुण देखते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो क्या क्या होता है ज़रा देखते हैं इसको। तो ये है, सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, जल में अघुलनशील। आयनिक घुलनशील होता है और सहसंयोजी जल में अघुलनशील, मतलब घुलता नहीं है। आयनिक यौगिक अपने आयनों में विभक्त हो जाता है ना। और ये जो होता है जल में अघुलनशील होता है सहसंयोजक यौगिक। इनके देखो अब आयनिक यौगिक में क्या था, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च था। इसमें गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, निम्न होता है, सत नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि आयनिक यौगिकों से कम होता है। गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होता है इसका। ठीक, थर्ड देखते हैं इसका तीसरा बिंदु। तो यहाँ पर तीसरा है सहसंयोजी यौगिक। देखो आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक था, सहसंयोजी यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। मतलब विद्युत धारा में के आवागमन में सहायक नहीं होते, तो यह सहसंयोजी यौगिक का गुण है। ठीक है, तो ये हमारे अध्याय जो है रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग में यही सब था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आयन पढ़ा। आयन कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणात्मक आयन बनता है। धन आयन पढ़ा, धन आयन वही बता दिया अभी मैं। आयनिक बंध क्या होता है, जब दो धनात्मक विपरीत आयन वाले यौगिक आपस में मिल करके, मतलब विपरीत आयन वाले तत्व आपस में मिलकर जो बंध का निर्माण करते हैं वो आयनिक बंध कहलाता है। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा क्या करते हैं, जब यौगिक तत्व अष्टक पूर्ण करते हैं तो वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। तो ये सब हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो इस अध्याय में जो है इतना ही था। अब आगे देखते हैं इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर, है ना। अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर हम लोग आपके देखते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना।
इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। अच्छा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, अब इतना सारा यहाँ पर लिखना अभी तो संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि लिखते ही लिखते टाइम हो जाएगा। तो इसको जो है ना उत्तर को मैं अभी बता देता हूँ, पर जो उत्तर है आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आकर जाकर उसको आप देख सकते हैं, या तो हमारे फेसबुक पेज पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अध्याय 8 रासायनिक आबंधन के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो पाठ के बीच के हो चाहे अभी पाठ के अंदर के हो, जो अभी हम लोग अभी देख रहे हैं ना। तो पहला, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है, प्रश्न 1 जो है सही विकल्प चुनिए का प्रश्न 1 में है क्या, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम परमाणु कहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो तो त्यागता है ना। तो दूसरा है क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। प्रत्येक सोडियम परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ करता है, वो तो 1 त्यागता है ना। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ त्यागता है, वो तो 1 ग्रहण करता है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन है, पहला का जो है ना ऑप्शन में सही विकल्प चुनिए का पहला का आएगा आपका ब, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। अब उसके बाद दूसरा है एक सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। सोडियम परमाणु सोडियम आयन के बारे में बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने। ऑप्शन देखो अब आप, रासायनिक रूप से समान है, और ऑप्शन ब, प्रोटॉनों की संख्या समान है, और सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और चौथा द है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो ये जो है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो दूसरा का भी क्या आएगा, ब आएगा, है ना। मैंने बताया था ना, सोडियम जो परमाणु हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो गया 11। लेकिन आयन बनाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब उसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10, लेकिन प्रोटॉन तो दोनों में क्या होगा, अभी भी 11 ही होगा ना। तो ब आएगा इसमें, प्रोटॉन की संख्या समान है। तीसरा है इसमें सही विकल्प में कि एक आयनिक बंध का निर्माण होता है जब, तो एक आयनिक बंध का निर्माण होता है, यहाँ पर उत्तर आएगा इसका स, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है। तभी तो सोडियम क्लोराइड में आपने देखा ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, क्लोरीन ग्रहण कर रहा था, तभी आयनिक बंध बनता है। तो इसका उत्तर आएगा स, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दूसरा त्यागता है। ठीक है। चौथा है, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो इसमें आएगा स, कैल्शियम। कैल्शियम का देख रहे थे ना, चौथा स आएगा कैल्शियम। कैल्शियम में था ना, कैल्शियम का तो क्या होता है, पर 20 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन खो रहा था या 2 इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा था अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो वो है हमारा कैल्शियम। स है उत्तर। ठीक है। किस अणु में द्विबंध पाया जाता है, तो किस अणु में द्विबंध पाया जाता है, C2H4 जो है ना, वो है हमारा उत्तर इसका ब, उसमें द्विबंध पाया जाता है। देखो C2H4 2 कार्बन है ना। अब इसमें अंतिम कोष में 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर C2 है लेकिन H4 है, H4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो C2H4, तो यहाँ ये क्या कर लेते हैं, दो यहाँ पर और द्विबंध बन जाता है, 1 2 3 4 और H4 बोला, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, तो ये CH4, तो द्विबंध बना ना यहाँ पर, तो उत्तर आएगा ब, CH4 C2H4 सॉरी, है ना। अब इसके बाद है खाली स्थान, तो इसमें दिया है पहला, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो त्याग, खाली स्थान में आएगा त्याग कर खाली स्थान तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। सोडियम के पहले नियॉन आता है ना, उसका हो जाता है क्या 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया 11 में, उसका भी क्या हो जाता है 10 हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन के बराबर आ गया। दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न खाली स्थान में क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु खाली स्थान जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु बनाते हैं, तो 3 जोड़ी भाई, 3 जोड़ी। कैसे 3 जोड़ी, ये हो गया नाइट्रोजन अपना, तो नाइट्रोजन में 7 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5, है ना, 2 5, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 3 चाहिए। 2 नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं, अंतिम कक्ष में इसके कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले नाइट्रोजन के भी 5 हैं,
अब ये क्या कर लेते हैं एक दूसरे से साझा। अब गिन के देखो ये वाले नाइट्रोजन का कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टक पूर्ण कर लिया। इसका गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी तो क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो उत्तर क्या आएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु क्या करते हैं, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन साझा करके नाइट्रोजन अणु का मतलब N2 का निर्माण करते हैं, तो दूसरा आएगा 3, है ना। अब खाली स्थान का तीसरा प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान के तीसरे प्रश्न में क्या बोला है, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अक्रिय गैस में अंतिम कोश में 8 होता है, तो तीसरा का उत्तर आएगा 8। लेकिन तीसरा में 2 खाली स्थान है, आगे और कौन सा देखते हैं, तो 8 होती है। और हीलियम में, लेकिन भैया हीलियम एक अपवाद है, इसमें क्या होती है 2 होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा 8 और 2। चौथा है इसमें क्लोरीन अणु में खाली स्थान बंद होता है, तो क्लोरीन अणु में भाई सहसंयोजक बंद होता है। क्लोरीन अणु में पहला आ जाएगा, इसमें 2 खाली स्थान इसमें भी दिया है, तो सहसंयोजक बंद होता है, सहसंयोजक बंद होता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या बंद होता है, वैद्युत संयोजक बंद होता है, वैद्युत संयोजक। चौथे में ही है ये भी खाली स्थान, वैद्युत संयोजक आएगा। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं खाली स्थान। पांचवा में क्या है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में कितने, जल में क्या होते हैं, आयनिक यौगिक विलेय होते हैं और सहसंयोजी यौगिक अविलेय। अभी देखे ना उसके गुण में, मतलब विलेय अविलेय मतलब घुल जाता नहीं घुल जाता ऐसा वाला है ना, तो घुलनशील है मतलब विलेय है, और घुलनशील नहीं है मतलब अविलेय है। तो सहसंयोजक अविलेय और आयनिक यौगिक जो है वो होता है विलेय, है ना। अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु हो तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होगा। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हो तो किस प्रकार का निर्माण होगा, यहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा था। उसके संक्षिप्त आप बता सकते हैं, सोडियम और जो मैं बताया उसके बारे में। आयनिक बंध का निर्माण होगा क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सोडियम क्लोराइड का उदाहरण दे सकते हो, Na+ और Cl-। इसका उत्तर आप डोंट वरी, मैं पूरा कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर देता हूँ, आप जाके देख लीजिए उसको जल्दी से। और पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो फेसबुक पेज है उसमें भी जा करके इसका उत्तर देख सकते हैं पूरा, है ना। तो आगे है यहाँ पर, एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जिसमें त्रिबंध होता है। तो ये त्रिबंध होता है N2 में, मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो इसी को बनाना है। आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा Ar2 का निर्माण नहीं करता। क्यों करेगा भाई, Ar2 में बताया। Ar2 कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक खुद 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 8, तो अष्टक पूर्ण है, तो कहाँ से दो Ar2 क्यों बनाएगा, ये Ar2 क्यों बनाएगा। इन लोग क्या साझा करेंगे या क्या लेंगे देंगे, कुछ नहीं। तो इनका ये क्या होगा, हम लोग ये एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, अर्थात इसको अष्टक पूर्ण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए Ar2 का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब देखो आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा, अच्छा ये तो वही प्रश्न है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व X व Y के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को दिए गए हैं। 2 मिनट इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तत्व X एवं Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2 8 8 2, ठीक है। और इधर दिया गया Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 6। और क्या बोल रहे हैं हम लोग को, प्रश्न है तब X तथा Y के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार बताते हुए बिंदु संरचना द्वारा दर्शाना है। तो इसके अंतिम कोश में, X का अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसको 2 चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अंतिम कोश में, और Y में अंतिम कोश में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6, दोनों को मिल करके ये 2 देगा, वो 2 ग्रहण करेगा। तो ये किस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पर दोनों मिल करके बनाएंगे। ये जो हमारा X है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसलिए प्लस प्लस हो जाएगा इसमें, और Y जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये Y में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से थे, तो 6 2 8 इसका अष्टक पूर्ण हो गया।
लेकिन यहाँ माइनस माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों ग्रहण किया है और ग्रहण करके माइनस आयन बनाता है। तो इस प्रकार बिंदु संरचना, ठीक है। तो ये है बिंदु संरचना बनाने के लिए किया गया था। और बनने वाला बंध दोनों के बीच जो बन रहा है बंध, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों के बीच आयनिक बंध। इसमें ही पूछा गया है दोनों के बीच कौन सा बंध बनेगा, तो आयनिक बंध बिंदु संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ऐसे आप इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये है हमारा प्रश्न 6 का उत्तर। अब प्रश्न 7 है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में क्या योगदान है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में क्या योगदान है, मैंने तो बताया ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, साझा करके अपने अपने अष्टक पूर्ण करते हैं, जिससे संयोजी यौगिक का निर्माण होता है ना। अब अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। अब अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंध कितने होंगे, देखो अमोनिया NH3, सोडियम में अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताए थे 7, है ना। 2 और 5 होता है लास्ट में, हाँ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 NH3 होता है ना। और इधर ये बन गया H, इधर H और H, और ये होता है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें होता है। अब देखो ये इसका भी 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, और सोडियम नाइट्रोजन का पूरा 8 हो गया, है ना। तो यहाँ पर बंधों की संख्या कितना बंध बना, 3 बंध बना, 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, प्रश्न नंबर 7 का, सॉरी प्रश्न नंबर 8 के पहले का आएगा, 8 का पहला प्रश्न जो है उसका आएगा 3 बंध बनता है। कितने बंध बनता है बोला ना। अब दूसरा है, सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत क्यों है, गलत क्यों है। सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत है ना। भाई ये कथन गलत है, अणु कहाँ है, सोडियम क्लोराइड अणु कैसे है। इसमें तो अलग अलग अणु किसको बोलते हैं, Cl2 रहता, O2 रहता, H2 रहता, N2 रहता, इसको अणु कहते हैं। एक ही प्रकार के तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके जब बना रहे हैं तो उसको अणु बोलेंगे। हाँ अलग अलग यौगिक है, दोनों क्या आयनों में विभक्त होकर के मिल करके आयनिक यौगिक बना रहे हैं, तो इसको हम लोग, इसी कारण से हम लोग सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत है, वो आयनिक यौगिक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बिंदु संरचना द्वारा बनाना है हम लोग को H2O। प्रश्न 9, आप इसको भी समझ लीजिए, और मैंने ये सभी उत्तर को कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप उसमें जा करके देख लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों, प्रश्न 9 का है, ये आपको बता देता हूँ। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित यौगिकों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार हम लोग को बताना है ना। तो यहाँ पर बिंदु संरचना बनाते हैं अपन। तो ये तो खैर H2O जो है पहला दिया है H2O। तो H2 हाइड्रोजन के पास कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। और ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल हो गया 6, है ना। तो इस प्रकार ये H2O बन गया है ना, H2O का निर्माण हो गया। हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, इसका 8 हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। तो ये संरचना का हम लोग बना दिए। और ये क्या है, सहसंयोजक एकल बंध है, सहसंयोजक बंध यहाँ पर ये बना रहा है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म करके। तो ये क्या बन रहा है, एकल बंध है यहाँ पर बन रहा है, इसका उत्तर। अब दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, उसको नाइट्रोजन को मैंने यहीं पर अभी बताया था, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो, है ना, अपना साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म करके। और तीसरा दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम तो आयनिक बंध बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg। तो इसका क्या होता है, 12 होता है, और 2 8 2 इसका परमाणु क्रमांक का परमाणु विन्यास हो गया। और Mg O बोला है, तो ऑक्सीजन का तो बता चुका हूँ 8 2 6, तो इसको 2 त्यागना है,
को दो ग्रहण करना है तो मतलब क्या करता है ये Mg2+ बना लेता है और O2- बना लेता है, दोनों मिल कर के बना लेते हैं Mg2O। तो ये क्या है हमारा आयनिक बंध बनाता है। इसका उत्तर आएगा आयनिक बंध। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड का बताया था वैसे ही कैल्शियम को मैं बता चुका हूँ। इसका अंतिम कक्ष में कितना होता है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 2 इसको त्यागना रहता है स्टक पूर्ण करने के लिए। क्लोरीन 2 ठोक है, एक क्लोरीन को 17 परमाणु क्रमांक मतलब 2 8 7, इसको एक चाहिए, 2 ठोक क्लोरीन है, 2 चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 त्याग लेता है और 2 ग्रहण कर देता है ना। तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं आयनिक बंध। ये बना लेता है Ca2+ और उधर बन जाता है 2Cl-। दोनों मिलकर के बना लेते हैं CaCl2। तो यहाँ पर बन जाता है फिर से आयनिक बंध। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का तो यही आएगा उत्तर। आयनिक एवं सहसंयोजिक यौगिकों के गुण मैं बता चुका हूँ अभी टॉपिक में। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, गलनांक तथा कथनांक उच्च होता है। बोल सकते हैं कि प्राय कठोर भी होते हैं ना। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक तथा कथनांक आयनिक यौगिकों से कम होता है। भी लिखा था उसको देख सकते हो आप जाके। तो प्रश्न 10वां का उत्तर वही है, पीछे करके देख सकते हो वीडियो को, है ना। एक परमाणु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऐसे संबंधित है कि उसके अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो अष्टक पूर्ण करने के लिए वो त्यागेगा या ग्रहण करेगा, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे संयोजकता। ठीक, तो यहाँ पर 12वां प्रश्न है 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक हम लोग को दिए गए हैं। तीन तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं 6 7 8, है ना। तो 6 7 8। तो इसमें पहला क्या हो गया, अच्छा इसमें क्या करना है, पहला तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो 6 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, 7 वाले का 2 5 और 8 वाले का 2 6। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीनों तत्वों में किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये 7 वाला है कौन सा, देखो सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। और क्या है 6 वाला जो है, अच्छा क्या कर दिया, हाँ इसका संयोजकता 4 है, इसको देख चुके हैं हम लोग। जो कार्बन में होता है ना ये, तो ये तो एकल बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। कार्बन का देख चुके हैं। 7 नाइट्रोजन, ये तो त्रिबंध बनाएगा ना, नाइट्रोजन का है तो देख चुके हैं। अभी ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन तो द्विबंध बनाता है, तो तीनों को सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित सहसंयोजक एवं आणिक यौगिकों को पृथक हम लोग को करना है। सहसंयोजक यौगिक और आणिक यौगिक को तो कौन कौन सा दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है और ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज ही लिख देता हूँ ना, क्या कन्फ्यूजन करेंगे, ग्लूकोज है ना। सोडियम सल्फाइड दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, CCl4, पोटेशियम क्लोराइड है, सबको बना के दिखा चुका हूँ। पोटेशियम क्लोराइड KCl, है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक में पृथक करना है। तो सहसंयोजक कौन है, ये सोडियम सल्फाइड है ना ये, और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये, और ग्लूकोज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे सहसंयोजक यौगिक। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सहसंयोजक यौगिक।
बाकी ये जो बचे ये दोनों क्या है, आयनिक यौगिक। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक में हम लोग को पृथक करना था, हो गया। और लास्ट प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 14 है आपके अध्याय में, अंतिम प्रश्न इस अध्याय का। तो प्रश्न 14 क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा, तर्क सहित उत्तर देना है। Mg2 का निर्माण होगा क्या? पहला दिया है Mg2, तो भाई Mg2 का निर्माण हो ही नहीं सकता यार, कैसे होगा Mg2 का निर्माण? दोनों Mg जो होता है 2 8 और 2 होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक और Mg रहेगा Mg2 मतलब, तो क्या करेगा 2 8 2, ये इसको 2 दे भी देता है तो इसका लास्ट में 4 होगा, अष्टक पूर्ण करके क्या करेगा, कैसे होगा अष्टक पूर्ण? ये भी इसको देगा, कुछ नहीं होने वाला, दोनों साझा इलेक्ट्रॉन करेंगे, दोनों 2 2 करके 4 हो जाएगा, तो नहीं बन सकता। Mg2 का बनना संभव नहीं है। ठीक है, MgCl2 पूछ रहे हैं, MgCl2 जरूर बन सकता है। Mg इसको 2 ऑक्सीजन 2 अपना इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो बन जाएगा ये। ठीक है, तीसरा Cl2 बना के भी बता चुके हैं, Cl2 तो हाँ बन ही जाएगा, इसलिए अब वीडियो में 2 मिनट पीछे करके देखेंगे तो मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार है ना। अध्याय 8 रासायनिक आबंधन संपूर्ण अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 20 क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर के साथ। तो ऐसे तो मैं प्रश्न उत्तरों को बता चुका हूँ, परंतु लिखता अगर तो वीडियो लंबा हो जाता, टाइम और हो जाता, तो इसको मैंने पूरा समझा दिया। आपको कहीं पर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, इसके चाहे पाठ के अंदर के हो चाहे पाठ के बाहर के हो, ऐसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लिखा हुआ अगर चाहिए पूरे प्रश्न का उत्तर, तो इसके कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट कर दिया हूँ यूट्यूब के, और हमारे फेसबुक पेज जो है उसमें भी मैंने इसका उत्तर पोस्ट कर दिया, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।